रेडी। तो पिछले जो लेक्चर नंबर 1 था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कहाँ तक खत्म हो सकता है। लगता है कि 150% टॉपिक खत्म हम लोग कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग पढ़े थे ग्रोथ इज मेजरेबल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे का टॉपिक, जिसका नाम है क्या? टॉपिक क्या है भैया? फेजेज ऑफ ग्रोथ। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये एनसीईआरटी का एक पिक्चर है। अगर आप देखो, ये एनसीईआरटी का कोई पिक्चर है ना कि ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर से इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक्स। इस पैरेलल लाइन टेक्निक की मदद से हम क्या समझ पाएंगे? फेजेज ऑफ ग्रोथ समझ पाएंगे। और मॉर्फोलॉजी में हम लोग कुछ पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं उसके साथ रिलेट करेंगे। तो हेडिंग का नाम है फेजेज ऑफ ग्रोथ पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं? फेजेज ऑफ ग्रोथ में हम जानते हैं ग्रोथ के काफी सारे फेज हैं। जैसे कि आपको पहले पढ़ाया गया था, स्ट्रक्चर दिखाएंगे अभी। मेरी स्टेम है, मेरी स्टेम में क्या होता है? इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के बाद यहाँ पे मैच्योरेशन होता है। अगर फेजेज ऑफ ग्रोथ में यहाँ चर्चा की जाए, यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी है कि एनसीईआरटी में मेस्मेटिक टिश्यू है, उसमें इलोंगेशन होता है, फर्दर मैच्योरेशन होता है। क्लियर है? कहाँ हो रही थी? टिप में, रूट के टिप में इलोंगेशन होगा, फिर मैच्योरेशन देखने को मिल रहा है। ये कहानी कहाँ पढ़े हैं? ये कहानी पढ़े हैं आप लोग मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। किसके? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पिक्चर दिखाते हैं। उस पिक्चर का यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको समझाया जा, समझने के लिए रोल है। आपको ऐसे पढ़ाया गया था रूट, ये रूट में यहाँ एपिकल मेरी स्टेम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ डिवीजन। यहाँ डिवीजन हो रहा है। फिर आपको पढ़ाया गया था कि ये मेस्मेटिक सेल क्या कर रहे हैं? अपने आप को इलोंगेशन कर लिए, तो ये बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब क्या पढ़ लिए? उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे थे अलग अलग सेल्स में ये क्या कन्वर्ट हो जा रहे थे ना, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो रीजन था, इसको क्या बोले थे? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से पैरेलल लाइन टेक्निक्स इन तीनों बात को अच्छे तरीके से क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन टेक्निक्स। क्लियर है? कोई डाउट है? ये कहाँ पढ़े थे? मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़े थे। क्लियर है? तो अब पिक्चर को थोड़ा सा बनाते हैं। एनसीईआरटी का ही पिक्चर है। अब देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में एक ऐसा पिक्चर बना हुआ है, ऐसा पिक्चर बना हुआ है ना। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या नीचे से लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे नाम ले देते हैं। ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, ये सी रीजन है, ये डी रीजन है, फिर ई एफ जी। क्लियर है? और यहाँ भी हम ऐसे लेके चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखना आपको इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, ठीक है। क्लियर है? अगर आप देखो तो ये जी रीजन है, ये एफ ई डी सी बी ए। अगर आप इस पूरे दोनों पिक्चर को देखो तो ये पहले था और ये बाद का स्टेज है। तो क्या हम इस पैरेलल लाइन टेक्निक की मदद से पहचान सकते हैं कि नहीं? अब सुनना, ये कहानी यहाँ पे एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। इसका ये मुंडी का कनेक्शन है, ये पैर का कनेक्शन है, ठीक है, पैरेलल है, दोनों एक दिन का बच्चा है। अगर ये बच्चा ज्यादा ग्रो करेगा तो ये पैरेलल लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एक बराबर ग्रोथ होगा तो दोनों के बीच पैरेलल लाइन मेंटेन रहेगा, या फिर ग्रोथ नहीं होगा तो पैरेलल लाइन
मेंटेन रहेगा। तो कहानी देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं GF के बीच में जो यहाँ पे जो पैरेलल लाइन बना हुआ है G और F, तो ये लगभग लगभग बाद में भी यहाँ पे मोर और लेस क्या है, पैरेलल ही है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलोंगेशन नहीं हुआ है। क्लियर है? आप F और E के बीच में देखें तो F और E देखिए थोड़ा सा क्या हो गया है, इंटरसेक्ट करने, पैरेलल लाइन डिस्टर्ब हो गया है। F और C के बीच में देखिए तो देखिए पूरा, ये इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएगा ना। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि सर यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है इसमें इलोंगेशन, नो इलोंगेशन देखने को नहीं मिल रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का जो फेज है उसमें इलोंगेशन देखने को मिल रहा है। अब फर्दर आप B और A में देखें तो उनका पोजीशन भी लगभग लगभग सेम है, तो यहाँ भी इलोंगेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है, किसी प्लांट में हम ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं वाया यूजिंग ए पैरेलल लाइन टेक्निक्स। लिखा ना, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में मेरिस्टेम होते हैं, उसमें इलोंगेशन होता है। अगर इलोंगेशन हुआ है तो हम पैरेलल लाइन टेक्निक की मदद से पहचान सकते हैं, और अगर इलोंगेशन हो गया तो फर्दर जाकर क्या हो जाएगा, मैचुरेशन हो जाएगा। क्लियर है? फोटो लीजिए। हो गया? हो गया? अब यहां पे कुछ कहानी क्या है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ रेट। क्या है? ग्रोथ रेट। हुआ अंतरा? ग्रोथ रेट पढ़ रहे हैं सर, व्हाट इज द ग्रोथ रेट? आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है कि सर रेट क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी में अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा, रेट। जैसे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस वेलोसिटी ना, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो सिंपल कहने का यह है कि ग्रोथ रेट कहने का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट। तो क्या होता है ग्रोथ रेट कहने का मतलब है, ग्रोथ रेट कहने का मतलब है कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ रेट कहने का मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम कितना ग्रोथ हुआ। अच्छा, ग्रोथ रेट पढ़ने से पहले ग्रोथ पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हो कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ पढ़ लेते हैं पहले कि सर व्हाट इज ग्रोथ, फिर उसके बाद ग्रोथ रेट पढ़ेंगे। ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ में दो चीज पढ़िएगा, दो टाइप का ग्रोथ आपको पढ़ना है। पहला है एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है, आपका एनसीईआरटी का पिक्चर को लेकर चलेंगे। और दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ। जो एब्सोल्यूट ग्रोथ कहने का मतलब क्या है, जैसे आज अभी मेरा वजन है 70 kg, कुछ दिन बाद तुमने मेरा वजन देखा तो मुनाफा तो कितना मिला, 75 kg, 75 kg। तो कितना kg का ग्रोथ हुआ, 5 kg का ग्रोथ हुआ है, माइनस कर देंगे तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, एजी लिख देते हैं, एजी मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ। एजी इज इक्वल टू द फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। क्लियर है? ये कहानी आ गया। दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ। सॉरी सर, रिलेटिव ग्रोथ क्या है, तो रिलेटिव ग्रोथ निकालना है, आरजी निकालना है। तो रिलेटिव ग्रोथ होता है क्या कि एब्सोल्यूट ग्रोथ, इसको भी कहानी समझाएंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। और परसेंटेज निकालना हो जाए, आरजी परसेंटेज निकालना है तो इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। एब्सोल्यूट ग्रोथ का परसेंटेज निकालना होगा तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाता है ना परसेंटेज। कहानी देखिएगा, समझ में आएगा कैसे कहानी कर रहे हैं। इसका इंक भरो तो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो, इंक मत बनना उसमें, साइड उधर साइड। हाँ, कोई डाउट है? अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है लीफ का। ये देखिए, ये एक लीफ है,
ठीक है, और ये एक दूसरा लीफ है, ठीक है। अब आप इस लीफ में देख रहे हैं कि इस लीफ में ग्रोथ हुआ, लीफ में ये पहले 50 सेंटीमीटर का लीफ था, स्क्वायर दिया होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, क्योंकि एरिया है, और अब कितना हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इधर क्या दिया, 10 का दिया होगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। इस लीफ की चर्चा करेंगे तो 50 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे ग्रोथ हो गया इसका फर्दर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं दोनों कंडीशन में आपसे पूछूं कि सर इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है, देखिएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ तो आप तुरंत निकाल दोगे सर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था 10, इनिशियल कितना था 5, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो गया है, ग्रोथ हुआ है। एब्सोल्यूट इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहां भी एब्सोल्यूट ग्रोथ की चर्चा करें, एब्सोल्यूट ग्रोथ की चर्चा करें तो यहां भी ग्रोथ कितना होगा, 55 माइनस 50 तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? लेकिन अब कहानी पूछ दिया कि रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या, जो रिलेटिव ग्रोथ है ना ये एक कंपैरेटिव टर्म है, कंपैरेटिव टर्म है, मतलब कंपैरिजन से ये आंसर निकलेगा इसका। जैसे मोटा पतला, लंबा छोटा, गोरा काला, ये सब क्या कंपैरेटिव टर्म है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल हाइट लंबा पर्सन हूं, किसके रिस्पेक्ट में, अंतरा के रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में हम लंबे हैं, लेकिन खली के रिस्पेक्ट में हम क्या हो जाएंगे, बौना हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। क्लियर? तो ये रिस्पेक्ट ये कंपैरेटिव टर्म है, कंपेयर करने वाला चीज है। हम काले हैं तो तुम्हारे टर्म में काले हैं, कोई और काला हमसे आ जाए तो उसके टर्म में हम क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। इसलिए कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है, कंपैरेटिव टर्म है, कंपैरिजन करते हैं इसमें। तो देखिए कि पहले कितना था अब कितना है, तो कंपेयर करने का तरीका क्या है कि देखिए यहां पर अगर रिलेटिव ग्रोथ निकाले तो रिलेटिव ग्रोथ कहने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ में 5 हुआ, इतना इंक्रीमेंट हुआ 5 सेंटीमीटर का। इनिशियल कितना था, इनसे 50 था ना, इनटू 100 कर देते हैं, परसेंटेज निकाले थे डायरेक्ट, तो 50 दूना 100 कितना आया, 10% का आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव मतलब किसी दूसरे से क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं। तो इस वाले लीफ को इस वाले लीफ से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव टर्म है। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाई इनिशियल भी कितना था 5 कहां से आया, ये फॉर्मूला से आया, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना निकला है 5, इनिशियल कितना है 50, यहाँ इनिशियल कितना है 5, परसेंटेज निकालना था तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर यहाँ पे कितना आया 100%। अब बताइए ये 100% ग्रो किया लीफ नंबर ए, और लीफ नंबर बी क्या कर रहा है, 100% ग्रोथ नहीं करा, 10% ग्रोथ हुआ है। तो किसमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिला, इसमें 100% ग्रोथ हुआ है, 5 थे 5 और बढ़ गए, 100% ज्यादा है कि 10%, 100% ग्रोथ ज्यादा है। हम 70 के थे, 70 के और बढ़ गए, फुल्ली डेवलपमेंट हुआ ना। तुम 60 की थी, 30 से बढ़ी मान लेते हैं, 90 किलो की पूजा, सोच लीजिए हम 140 किलो का मोटा साढ़ हो जाएंगे। क्लियर? तो कहानी समझ में आ रही है बातें? तो रिलेटिव ग्रोथ क्या है, कंपैरेटिव टर्म है। ऐसे सवाल आते हैं, पूछ देगा, 2 को ऐसा केस दे देगा किसमें ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हमेशा रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे, तब समझ में आएगा किसमें ग्रोथ ज्यादा है किसमें ग्रोथ कम है। क्लियर? फोट लीजिए। हुआ? आगे बढ़े क्या? अब ग्रोथ रेट की चर्चा कर रहे हैं, इरेज करें, हम लोग ग्रोथ रेट की चर्चा कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट क्या है।
ग्रोथ पेमेंट आ जाए, वही हम भी बोलने वाले थे। ग्रोथ रेट, अपना सर्ट को दे बोल देंगे। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या है सर? ग्रोथ रेट किसे बोलते हैं? तो अभी जस्ट बताया था, चेंज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना ग्रोथ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट। आपके बुक में दो टाइप का ग्रोथ रेट बताया गया है। क्या है? एक अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ। समझ में आ रहा है अंतरा? ओए समझ आ रही है? तो यहां देख रहे हैं ग्रोथ रेट, एक का नाम है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरा है क्या? जियोमेट्रिक। ठीक है, नाम को जैसा वैसा समझ में। एपी पढ़े हैं, एपी क्लास 10 तक पढ़े होंगे। एपी क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे और उन हर एक सीक्वेंस में क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे काउंटिंग अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। अगर आप देखें तो 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? +1 का। मतलब +1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। +1 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला मिल रहा है, +1 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला मिल रहा है। तो क्या ये नंबर एपी में है? यस, ये नंबर एपी में है। तो इस तरह के प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये एपी में है क्योंकि इनमें ग्रोथ कितना हो रहा है? हर एक पिछले वाले से कितना ज्यादा है? एक ही ज्यादा हो रहा है। तो बोल सकते हैं हर स्टेप में कितना ग्रोथ हो रहा है? एक का ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है? तो हम इनको बोलेंगे दे आर इन एपी। क्लियर है? सेम कहानी अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में भी ऐसे देखने को मिलता है। जैसे मैंने बोला कि यहां पे ये एक मेरिस्मेटिक सेल है, दिस इज द मेरिस्मेटिक सेल। ये मेरिस्मेटिक सेल है। मेरिस्मेटिक सेल के पास कैपेबिलिटी क्या होता है? रेगुलर डिवाइड करने का। और आपको पीछे डेवलपमेंट पढ़ाया गया था, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक सेल क्या करेगा? डिवाइड करता है तो दो सेल बनाता है। एक सेल उस पूल को मेंटेन करता है, दूसरा सेल मैच्योर और इलोंगेट होकर मैच्योर हो जाएगा। नींद आ रहा है तुमको? तो ये कहानी मैथमेटिक सेल देखना। मैथमेटिक सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा, डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। क्लियर है? दोनों सेल में से देखिए दो सेल बनाएगा, एक ये मेरिस्मेटिक ये सेल और दूसरा मेरिस्मेटिक सेल ये। लेकिन ये सेल क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। इसलिए मॉडिफाई वाले को हम डिब्बा से बना दे रहे हैं कि ये क्या हुआ है? मॉडिफाई हो गया है। अच्छा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? ये डिवाइड करेगा क्या? देखिए डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो देखिए कैसा बनेगा। ठीक है, डिवाइड करके यहां पे दो मेरिस्मेटिक सेल बनेंगे, एक क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। आइए तो पहले से मॉडिफाई वाला ये था। क्लियर? और ये क्या है? आपका नॉर्मल मैथमेटिक सेल है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा? फिर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो दो सेल बनाएगा। एक सेल फिर क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो गया। ये पहले से तो मॉडिफाई वाला ये था, ये भी पहले से मॉडिफाई वाला ये है। और ये क्या है? मैथमेटिक सेल है। आपको देखिएगा ध्यान से, ये फिर डिवाइड कैसे प्रोसेस चलता चला जाएगा। अगर आप हर स्टेप में देखो तो सर हर स्टेप में मैथमेटिक सेल का एडिशन कितना हो रहा है? एक ही का तो हो रहा है ना। या फिर देखें नंबर ऑफ सेल कितने ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ एक था, यहां से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह। आप हजारों स्टेप तक लेके चले जाओगे तो हमेशा एक ही क्या होगा? सेल ऐड होगा इस पूरे पूल में। क्लियर है? कोई डाउट है? मैं बोलूं कि 10,000 सेल ले लिया हूं मैथमेटिक सेल, अब वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं? मैथमेटिक ये अरिथमेटिक ग्रोथ में, तो कितना बढ़ेंगे? एक ही ना बढ़ेंगे जी। कोई डाउट है? तो दो सेल है तब भी डिवाइड कर रहे हैं, तीन सेल है तब भी एक ही ऐड हो रहे हैं। क्लियर है? तो अरिथमेटिक ग्रोथ में एडिशन कितना हो रहा है? ओनली एक का एडिशन हो रहा है, +1।
यहां से यहां तक आने में कितने सेल का एडिशन हो रहा है? +1। यहां से यहां तक आने में कितने सेल का एडिशन हो रहा है? +1। क्लियर है? मतलब हर बार कांस्टेंट रेट, हर टाइम, पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल ही क्या होगा? इंक्रीज होगा उस पूल में। 10 साल बाद भी देखेंगे तो एक ही सेल बढ़ा, 2 साल बाद देखेंगे तो एक ही सेल बढ़ा, 5 साल बाद देखें तो एक ही सेल बढ़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? हम यहाँ पे एक मैथमेटिक सेल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर एक उस पूल में एक सेल है इनिशियली तो, क्लियर है, अगर एक सेल कैसे डिवाइड करेगा। तो इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देता है। ग्राफ एक आपका कैसा होगा? एक आपका y एक्सिस है, एक आपका x एक्सिस है। x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। और y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सेल। ठीक है, या फिर हाइट, हाइट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ सेल, कितना सेल ऐड हुए, या आपके बुक में हाइट लिखा, दोनों बात बराबर है। और ये देखिए इनिशियली हमारे पास एक सेल तो है, 0 सेल तो नहीं है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, 0 अंतरा। हमारी बात है। तो मुंह काहे बनाइए फिर? चेहरे पे एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। तो देख रहे हैं कि हर एक यूनिट टाइम में एक ही सेल का एडिशन हो रहा है, इसलिए ग्राफ यूनिफॉर्म जा रहा है। यहां से क्यों बनाया? क्योंकि शुरुआत में कुछ नंबर ऑफ सेल तो होगा ना, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जो भी होगा। अगर एक सेल है तो 1000 स्टेप के बाद कितना सेल ऐड होगा? 2 स्टेप के बाद 1। हर स्टेप के बाद कितने ऐड हो गए? तो बोले कि ये एक सेल था, 1000 सेल के बाद कितना एडिशन होगा? उतना ही एडिशन होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? बस एक कहानी है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन ये बना कि LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस क्या? RT। क्लियर है ना? ये LT क्या है? ये RT क्या? चेंज। R क्या? चेंज पर यूनिट टाइम, कितना में चेंज हो रहा है। R क्या? एब्सोल्यूट ग्रोथ, कितना चेंज हुआ ना चेंज कितना हुआ? अभी 2 गो थे, बाद में 4 गो हो गए, तो कितना का चेंज हुआ? +2 का चेंज हुआ। 2 चेंज बढ़ गए। कितने साल में? 1 साल में। तो 2 × 2, हर 1 साल में 2 चेंज होते, 4 साल में कितने होंगे? 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चेंज है, और इनिशियल से जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका टोटल फाइनल निकल जाएगा। तो LT ये क्या है? ये LT इक्वल्स टू क्या है? ये LT कहने का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ प्लांट एट आफ्टर टी टाइम। ये L0 क्या है? इनिशियल लेंथ ऑफ प्लांट। इनिशियल लेंथ कहने का मतलब क्या है? एट 0 पे का था, जब टाइम शून्य था, 0 पे। और R क्या है? चेंज। T क्या है? तो ग्राफ आएगा तो लिख लेंगे, यूनिफॉर्म ग्राफ है। क्लियर है? आप एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में ऐसा ही पिक्चर आपका बना है, देख रहे हैं? क्लियर? कोई डाउट? अब यहां पे हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक में क्या होता है देखना ध्यान से। इनके पास कैपेबिलिटी क्या होती है? ये एक मेरिस्मेटिक सेल है, मेरिस्मेटिक सेल है। अब यहां पे क्या होता है ना, इसमें जो सेल डिवाइड करते हैं ना, दोनों मेरिस्टेम होते हैं, वो इलोंगेट नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे? मेरिस्टेम में बनेंगे, एक परमानेंट डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर ऐसा डिवीजन हो रहा है कहीं पे, तो यहां पे 2 सेल बनेंगे, देखना ध्यान से। यहां पे फिर 2 सेल क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे। फिर ये 2 सेल क्या डिवाइड करेंगे? आगे डिवाइड करेंगे। ठीक है? इनिशियली कितना सेल था सर? 1 सेल था। तो हर एक स्टेप में कितना ऐड हो रहा है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। देखिए क्लियर है ना? तो हर में कितना एडिशन हो रहा है? 2 टाइम्स एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2
मल्टीपल से बढ़ रहे हैं ना मोहतरमा, सही है, दिमाग सही बोल रहा हूं मैं। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए। क्लियर है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। देखिए कैसे, अगर इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखे तो क्या इस एक सेल को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, यहाँ इनिशियल था, इक्वल्स टू 1 सेल था मेरे पास। इस कंडीशन में 2 टू द पावर 1 था, इक्वल्स टू 2 गो सेल थे। इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में 2 टू द पावर 2 था तो कितना आया 4, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 सेल। तो जितना स्टेप उतना 2 के पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि हर स्टेप में कितने सेल बन रहे थे, 2 सेल बन रहे हैं ना। देखिए 2 सेल की बढ़ोतरी हो रही है तो उतना पावर बढ़ा देंगे। तो क्या यहाँ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, बोल सकते हैं पावर में बढ़ रहे हैं, तो एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्लियर है, शुरुआत में लग रहा है ग्रोथ है नहीं हुआ, देखिए 1 था 2 बना, छोटा नंबर, लेकिन देखिए अगले नेक्स्ट स्टेप में 4, अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यही सेल 8 सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सोचिए 1000 स्टेप पर कितना डालेंगे, खजाना हो जाएगा, भर जाएगा झोली। क्लियर, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। इधर वही कहानी क्या है, टाइम है, इधर कहानी क्या है, आपका नंबर ऑफ सेल है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा बढ़ेगा। शुरुआत में कुछ नंबर ऑफ सेल थे, देख रहे हैं ना, कि शुरुआत में लगा ग्रोथ नहीं दिख रहा था तो इसको बोल दिया लॉग फेज, लॉग बोल दिया गया। फिर क्या दिखा, ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा। ऐसा नहीं है कि किसी एक्सपोनेंशियली बढ़ा, एक्सपोनेंशियली ऐसा नहीं कि ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियली बढ़ते चला जाएगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्लियर है, देखिए एट सर्टेन टाइम के बाद, इस टाइम के बाद देख रहे हैं टाइम कितना भी बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रोथ वही रह रहा है, नंबर ऑफ सेल वही रह रहे हैं, बढ़ेंगे नहीं। क्लियर, कोई डाउट, पानी पिलाओ उसको जी। यहां पे कहानी का जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ लिखा है WT लिखा, आप WT की जगह कुछ भी ले सकते हो, यहाँ लेंथ है, आप वेट भी ले सकते हो, हाइट भी ले सकते हो। W2 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT, पावर है RT। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं तब ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर। क्लियर है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। ये वेट क्या है, एक सर्टेन टाइम T, ये W0 क्या है, इनिशियल आपका वेट, e टू द पावर RT का नेचुरल लॉग रिदम है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल पावर लगा हुआ है ऊपर। ये कहानी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन है, देखिए बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम e टू द पावर। तो क्या लिखने की आवश्यकता है क्या, ये क्लियर है। दिस इज द ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े कंडीशन फॉर ग्रोथ। फोटो लीजिए, कहानी बढ़ते आगे। देखो कितना सटीक डायग्राम बना हुआ है। हुआ, हम एग्जाम में भी ऐसे लिखते थे, अपने ऐसे लिखते थे पूरा, यही जैसा हम नोट्स बनाते हैं ना यहाँ, जैसा एग्जाम में भी ऐसे लिखते थे। अपने आप हम ट्रेंड कर लिए थे बचपन से, ऐसे लिखना है, प्रैक्टिस करते थे, 50 बार लिख लेते। रट्टू तोता नहीं होते हैं, रट्टू तोता बनते थे हम 10 तक, रट लेते थे, कितना रटने वाला हो जाए। 12th में आए, 11th में आए तो फिर हम लिखना स्टार्ट किया अपने से। 12th 10th तक तो हम पूरा रट लेते थे, छपा हुआ है नोट्स जैसा। मतलब मैम अगर वहां पे ऐसे है ना कि पूरा कहानी ऐसा रेड कलर से डॉट है, हमको पूरा याद आता था कि हाँ रेड से मैम ऐसे मार्क में ऐसे की है, हम रट लेते थे, इतना रटते थे दिन भर बैठ के। मेरा पार्टनर लोग बोलता था कि पगला गया है, दिन भर रटते थे। और सबसे ज्यादा किसमें रटता था, जियोग्राफी में। साइंस वाइंस में तो कहा था कहीं से भी सवाल आ जाता था तो उसमें बना के लिख लेते थे, क्योंकि पढ़े अंडरस्टैंडिंग है। हिस्ट्री मेरा एकदम वो था, एकदम वीक था,
तो वो आता था हम लोग के टाइम ना, एनडी नंदलाल दयाराम, वो हेल्प बुक थी। तो 6 तक तो ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन आंसर से वही आएगा, ठीक है, नहीं 6 नहीं 7 तक। तो 7 तक क्या था कि भाई पेपर लीक था कि जो आएगा क्वेश्चन आंसर से आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, मैच द फॉलोइंग से आएगा, बस इतना तो मालूम था, बस रट लिए, काम हो गया। हम लोग रीता मैम थी, कॉपी चेक करते थे, रीता मैम ऐसी थी, नापती थी, नंबर मिल जाता था। क्वेश्चन 4 नंबर का है तो कम से कम इतना 5-6 लाइन होना चाहिए, तो रट लेते भाई, रटेंगे तभी होगा। हिस्ट्री मेरा सबसे वीक था, जियोग्राफी में तो हम याद कर लेते थे, लिख लेते थे। हिस्ट्री सिविक्स में हमको अच्छा लगता था, हिस्ट्री में बहुत एकदम अच्छा नहीं लगता था। 8 में जैसे 8 में आए तो हो गया कि भाई 20 से भी आएगा किताब के, कहीं कहीं से आ जाएगा, दिमाग ऑफ हो गया। तो क्या करते थे, एनडी पकड़ ली, खरीद लेते थे, 35 रुपए का मिलता था एनडी, पूरा किताब का सोल्यूशन रहता था, बीच आगे मैं कहाँ से सवाल बनेगा पता चल जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग को इतना मिल गया था कि मैम लोग सवाल बनाती नहीं है, सब एनडी वेंडी कहीं से हेल्प बुक से साल उठा के चिपका देती थी, पूरा एनडी रट गए थे चैप्टर वाइज। जितना चैप्टर आता था उतना चैप्टर रट के बैठे रहते थे। और ऐसा रटने वाला ऐसे था, रटने का ड्रॉबैक भी है कि कहीं एक जगह भुला गए ना, दिमाग काम करना बंद कर देगा, तुम लिख ही नहीं सकते। रट के जाते थे, कई बार भुलाते भी थे, याद नहीं आ रहा है, क्या है, मतलब इरिटेट हो जाते थे चेहरे, मतलब जो इन्विजिलेटर देख के बता सकता था कि ये पर्सन जो है प्रॉब्लम में है। हम पूरा रटते थे, एग्जाम से पहले किसी से बात नहीं करते थे, रटते रहते थे हम तोता की तरह। एग्जाम आता ना, जहां सवाल आता अगर वही जो रटे वही सवाल आ गया, खुश लिखता, ऐसे से भागता था स्पीड में ऐसा हाथ, और जहां भुला जाते पता नहीं, एक जोश नहीं होता है बी कॉपी लेने का, मैम बी कॉपी, मैम बी कॉपी, डी कॉपी, पूरा एकदम दहशत रहता था। रोल नंबर 1 तो मेरा ही था, नाम था अभिजीत, रोल नंबर 1। बाद में समझ में आया 11th क्लास में, रटने से कुछ नहीं होता है, रटने से बस सब नंबर आ सकता है, लेकिन रटने का फायदा भी है। कंडीशन फॉर ग्रोथ बहुत रटते थे, पता नहीं क्या हो रहा था कि हम लोग टाइम, मैं जब पढ़ता था उसमें परसेंटेज सिस्टम नहीं था, ग्रेडिंग सिस्टम था। मार्कशीटवा पे हाँ हमको सीजीपीए मिला है, सीजीपीए वाले में से है, मेरे बाद से परसेंटेज स्टार्ट हुआ था सीबीएसई में, हम जिस साल पास किए थे उसके बाद से। तो पता नहीं एक तो पागलपंती था, 6, 7, 8 तक तो हम गजब पागल थे। हमको ये दिखना था अपने सर्टिफिकेट पे A1, जब तक A1 नहीं दिखता दिमाग गर्म हो जाता है, 1 नंबर का लड़ाई कर लेते थे। कैसे कट गया मैम, 9, मैम बोलते बेटा 9 नंबर है तुम्हारा, तो बढ़ के तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड 9 या 10 रहे तो तुमको A तो मिल ही जाएगा, ठीक है। हम लोग नहीं मैम, अब वहाँ पर सिस्टम ऐसा होता था, एफ ना, एफ हम लोग का 20 मार्क्स का होता था उस टाइम, 10 मार्क्स का होता था अटेंडेंस और अटेंडेंस ये सब। तो 10 नंबर का एग्जाम होता था और जो मार्क्स आएगा उसी को मल्टीप्लाई करके 20 नंबर कर देते थे। 9 आया तो 18 हो जाएगा मैम, 2 नंबर से कट जाएगा मैम, 8 आया तो 16 मैम, मेरा ग्रेड गड़ा जाएगा, लड़ लेते थे एकदम, ऐसा तो होता था। मतलब पता नहीं पागलपंती था। 8 तक हम ऐसा किए हैं नंबर के लिए, मैम मेरा नंबर कट जा रहा है, मैम आधा नंबर कट गया, कैसे कट गया। फिर 8 तक आते तो बैल हो जाता नहीं, फिर थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर थोड़ा सा दिमाग भी डेवलप हो गया, नहीं रटना नहीं है, गजब दिन भर रटते रहते थे, दिन भर। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि पगला गया है। हाँ, अब आगे पढ़े कंडीशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो 2 कंडीशन आपको पढ़ाया गया इनिशियल में कि 2 कंडीशन है, एक है इंटरनल फैक्टर, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर एक है इंटरनल फैक्टर, देखिएगा इंटरनल फैक्टर आपको बताया गया था, मेरा हाइट कितना होगा ये बताएगा कौन, मेरा इंफॉर्मेशन जहां स्टोर है, कहा जीन ना, जीन डिसाइड करेगा मेरा हाइट अच्छा होगा कि खराब होगा, मतलब लंबा होगा कि नाटा होंगे, मेरा हाइट में ठीक है तो ठीक है। मेरा इन्वायरमेंट बताएगा कि मेरा हाइट कितना होगा, क्योंकि हाइट को डिटरमाइन करने के 2 फैक्टर है, जीन और इन्वायरमेंट। यानी ग्रोथ, किसी पर्सन का ग्रोथ कितना अच्छा होगा ये जीन बताएगा और उसका इन्वायरमेंट बताएगा, यानी एक्सटर्नल फैक्टर बताएगा। तो यहाँ पे प्लांट में भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है,
जेनेटिक्स। कैसा जेनेटिक्स? प्लांट का जेनेटिक्स की बातें हो रही है। क्लियर है? और कौन बताएगा? हार्मोन। ये हार्मोन का नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसी को PGR से बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसी को प्लांट हार्मोन भी बोला जाता है। क्लियर है? इंक भरिए तो भाई इसमें जल्दी। क्लियर है? एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर में इंक जल्दी भरो। ये समझ में आ रहा है ना? जेनेटिक्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये पढ़ेंगे अभी, 50% टॉपिक है ये, बस वहीं चलेगी, दिमाग कहाँ है पता नहीं। किताबवा में जितना लिखा है ना वो दिमागवा में स्टोर्ड है मेरा, वहां पे हमको मालूम है कब कितना कहाँ पढ़ाना है। किताब मत देखा कीजिए, पढ़ाने के बाद किताब देखो ना भाई। उस टाइम किताबें एनसीईआरटी रीड करना है। न्यूट्रिएंट्स की चर्चा कर रहे हैं तो आपके बॉडी में, प्लांट बॉडी में क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मतलब बड़े बड़े, मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनका मेजर रोल है, और दूसरा है माइक्रो जिसको हमको कम क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये क्या कर रहे हैं? प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प कर रहे हैं। कौन सर? ये न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। दूसरा आपका कहानी है न्यूट्रिएंट्स के अलावा पानी, H2O। पानी क्या कर रहा है? पानी आपको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, फर्दर क्या कर रहे हैं? फर्दर प्लांट के ग्रोथ को करवा रहे हैं, प्लांट का ग्रोथ में हेल्प है। पानी क्या कर रहा है? पानी प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट। ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड द मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन, फॉर मेटाबॉलिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन। बॉडी में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं वो पानी के प्रेजेंस में हो रहे हैं। पानी मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? तीसरा क्या है? तीसरा कहानी है टेम्परेचर। तीसरा कहानी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर चर्चा करोगे तो टेम्परेचर क्या है सर? टेम्परेचर क्यों चाहिए? आपको मालूम है, पढ़ाया गया है बायोमोलिक्यूल्स में, किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। तीसरा कहानी है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन की क्यों रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन करता क्या है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। यानी जैसे एक प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसका रिजल्ट क्या हुआ? एनर्जी बना। एनर्जी किस में बना? इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर है? कोई डाउट है? अब कहानी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के बाद अलावा आप आगे देखिए, ऑक्सीजन के बाद अलावा कहानी एक और है कि जियोट्रॉफिज्म, या इसी को ग्रेविटी लिखा हुआ था। ठीक है, ये भी हेल्प करता है। दूसरा फोटोट्रॉफिज्म, ये भी क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। आपको मालूम है, पढ़े हैं बचपन में, फोटोट्रॉफिज्म प्लांट का कुछ पार्ट जो फूल है, सूर्यमुखी है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करता है। जब लाइट होगा उधर ही ग्रो करेगा। जियोट्रॉफिज्म मतलब ग्रेविटी के तरफ क्या होना? अट्रैक्ट होना। तो स्टिमुलस है ग्रेविटी। जैसे कि सूट की चर्चा करेंगे तो सूट निगेटिव जियोट्रॉफिज्म शो करता है, और रूट क्या करता है? पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो करता है ना।
गमला है, गमला को ऐसे रख लीजिए आप, ये गमला है, गमला का ये रूट का पार्ट है। आप देखें सर्टेन टाइम के बाद ये गमला ऐसे पैरेलल रखे हुए हैं अर्थ के, ये गमला का रूट है, वो रूट नीचे की तरफ हमेशा जाएगा और स्टेम किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इससे समझ में आता है कि स्टेम क्या करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म नहीं निगेटिव जियोट्रॉफिज्म शो करता है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये पॉजिटिव रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म शो करता है, पानी की तरफ भागता है, और शूट पानी से दूर भागता है। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर ग्रोथ। कहानी हो गया है, फोटो लीजिए। अब क्या आगे पढ़ेंगे, इसके आगे आपका टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये कहानी होगा। क्लियर, खत्म हो गया टॉपिक, ज्यादा है नहीं अब अभी आज के लेक्चर में, 3 टॉपिक और पढ़ना है। तो फोटो ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये कहाँ पढ़ा दिया गया है, ये पढ़ा दिया गया है आपको मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन एनाटॉमी में हम लोग टोटली पढ़ चुके हैं। क्लियर, यहाँ बस रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर, तो देखिए क्या कहानी है। तो मैं यहाँ पे आपको वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे नहीं। डिफरेंशिएशन में स्पेलिंग बोलिए तो गुरुवर। हाँ, ER, हाँ, DIFFERE। अच्छा RE ना, डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई। दूसरा है डी डिफरेंशिएशन, और तीसरा है आपको कहानी पढ़ाया गया है पीछे कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है और सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या सही है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी मेरिस्टेम करवाते हैं, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है, कॉर कैम्बियम यानी वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कोई डाउट है? जैसे आपको पढ़ाया गया था कि यहाँ पे पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे एक मेडुलरी रे का फॉर्मेशन होता है। मैं कहानी लिख लेता हूँ पहले। तो आपको सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको पढ़ाया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ आपको ओनली डाइकोट प्लांट में देखने को मिलेगा। कल पिक्चर बनाए थे प्लांट का पिछले क्लास में कि यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ था, इस तरह से प्लांट था, फर्दर प्लांट ऐसा बन गया था। थिकनेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो कौन करा रहा है, इस तरह के बोलते हैं ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम करा रहे थे, वस्कुलर कैम्बियम करा रहे थे, कॉर्क कैम्बियम करा रहे थे। डिटेल में पढ़ना है, वहां पे पढ़ाए भी हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर में बना दूं, दीज आर द शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन होंगे। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, मैचुरेशन होगा, ये डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाए जिसको बोलते हैं मेडुलरी रे। ये क्या बोला मैंने, मेडुलरी रे। ये परमानेंट सेल है एक तरह का। तो यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक क्या था, परमानेंट सेल नहीं था। इसने क्या बनाया, डिफरेंशिएट करके मेडुलरी रे। आपको मालूम है मेडुलरी रे क्या करते हैं, मेडुलरी रे इंटरवेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है, बस नाम में समझना है, वहां पढ़ाया गया है। तो मेडुलरी रे क्या कर रहे हैं, ये मेडुलरी रे कैसे हैं सर, ये परमानेंट है, परमानेंट सेल है। तो परमानेंट सेल डिवाइड करता है क्या, परमानेंट सेल डिवाइड करता है क्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ कराना है डाइकोट प्लांट में, तो मेडुलरी रे क्या करते हैं, अपना ये जो प्रोसेस है कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर है, उसको लूज कर देते हैं। तो अगर हम परमानेंट है, हम अपने कैरेक्टर को लूज कर दिए, तो क्या इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएट होकर ये बना था, तो अब डी मतलब डिलीट और डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन। जो हम डेवलप किए थे कैरेक्टर वो क्या हो गया, डिलीट हो गया।
डी डिफरेंशिएशन। और जब ये मेडुलरी रे में डी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है तो ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है बताइए, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। अभी तो याद ही नहीं है, पढ़ाए हैं कुछ याद ही नहीं है। इंटरवेस्कुलर कैम्बियम आपको पढ़ाया गया होगा, देखिए ऐसे पढ़ाया गया था। ये एक वस्कुलर कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फिर यहाँ पे ये क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है, तो ये वस्कुलर कैम्बियम है। इन दोनों वस्कुलर कैम्बियम के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे बोले इंटरवस्कुलर कैम्बियम। कौन बनाता है, मेडुलरी रे। ये रेड कलर से क्या है, मेडुलरी रे, याद आ रहा है, हाँ याद आना चाहिए। इंटरवस्कुलर कैम्बियम, ये इंटरवस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, फर्दर ये इंटरवस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, रीडिफरेंशिएशन करता है। री मतलब दोबारा डिफरेंशिएट होगा। ये एक बार डिफरेंशिएट होकर मेडुलरी बनाया, फिर डी डिफरेंशिएशन हुआ, फिर दोबारा से क्या करेगा, रीडिफरेंशिएट करेगा, और रीडिफरेंशिएट करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जिसे बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम और रीडिफरेंशिएशन। जैसे ही करेगा तो यहाँ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन कर लेता है, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट में गिर्थ देखने को मिलता है, मेनली ड्यू टू द सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है, ये कहानी समझ में आ रहा है ना, ये कहानी एनाटॉमी में भी पहले डिटेल में पढ़ाया गया है। क्लियर। अब एक कहानी आपका छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ 13.3 टॉपिक में कि सर डेवलपमेंट, पीछे पढ़ाया गया डेवलपमेंट दो चीज का सम है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोला जाता है ना। तो इस कहानी को भी यहीं पे निपटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस है इसलिए। डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का जो पिक्चर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, मैं इसको पहले भी बनवा चुका हूं। ये सुनना है ध्यान से, मैं एनसीईआरटी के पिक्चर को बताने वाला हूं कि ये आपका क्या था, देखना। दिस इज द मेरिस्मेटिक सेल, मेरी स्टेम बस लिख दिया। मेरी स्टेम के पास कैपेबिलिटी होती है रेगुलर डिवाइड करने का। यहीं पढ़िए, याद करके यहीं से जाइए घर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यहाँ पे नहीं याद होगा, पूरा कॉन्सेप्ट याद होगा। घर जाके जब लिखेंगे दोबारा ना छप जाएगा। ऐसा ही होता है कि आपको जब यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आज का काम आज निपटाइए। 4 पन्ना है, 6 पन्ना है, 1 पन्ना है, लिखेंगे तो मेरा आवाज लिखते टाइम ना छापना नहीं लिखना है, घबरा के लिख रहे हैं, सुन सुन के लिखेंगे तो पढ़ पढ़ के लिखेंगे। अच्छा ऐसे ऐसे जब पढ़ पढ़ के लिखेंगे तो मेरा आवाज गूंजेगा वहां पे, कह रहे हाँ ऐसा बोले थे, ऐसा बोले थे, ऐसा सोचे, तुरंत रिकॉल हो जाएगा क्लासरूम। मेरिस्टेम क्या करता है, ये ग्रो करता है तो अपना साइज बढ़ा लेता है। इसको बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। कल बताया था ना, नाम बस नहीं लिखा था, प्लाज ग्रोथ देखने को मिला, मतलब प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे बढ़ गया ना, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, ये ग्रो किया। और ग्रो करने के बाद फर्दर क्या हो जा रहा था, डिवाइड कर जा रहा था 2 छोटे छोटे सेल में। तो ये भी सेल क्या है, मेरिस्मेटिक सेल है ना। ये मेरिस्मेटिक सेल क्या किए, आगे जाके फर्दर क्या कर लेते थे, सेल्फ प्रप्यूट कर लेते थे, मतलब खुद की पूल को मेंटेन कर लेते हैं। कहानी है सेल्फ प्रप्यूट इसे बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा था कि ये मेरिस्मेटिक सेल्स है, तो ये एक तो अपने पूल को मेंटेन रख रहा है, राजगद्दी को संभाल ले रहा है फिर से, और ये क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट होने में काम में लग जाएगा। पहले इलोंगेशन करेगा, इलोंगेशन करेगा तो देखिए यही सेल कैसा हो गया है, इलोंगेट हो गया है। फिर क्या हो जाता था, डिफरेंशिएशन यानी मैचुरेशन हो जाएगा। तो इसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसी को मैचुरेशन बोल रहे थे। मैचुरेशन हो जाएगा तो ये मैच्योर हो गया। मैच्योर को हम बॉक्स से दिखा दिए, देखिए मैचुरेशन हो गया सेल में। अब हाँ और क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट मतलब बदल जाना। मैं बचपन में था क्या, छोटा सा बाबू ना, बच्चा, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ, अपने आप को मैच्योर कर लिया, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर अपने आप को ढाल लिए कि अभिजीत सिंह का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। तो ये क्या है, मैच्योरेशन ही तो है, डिफरेंशिएशन ही तो है। जब बच्चा था तो मेरा कोई पर्टिकुलर रोल नहीं था, मैं बिस्किट खाएंगे ऐसे करते रहते थे। क्लियर,
ये कहानी है। तो अब ये जो मैच्योरेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, फर्दर ये बूढ़ा होगा ना, हम मैच्योर हो गए, अब बुढ़ाएंगे, इसको सेंसरेंस बोलेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्दर पर्सन की डेथ हो जाते थे, प्लांट का भी क्या हो जाएगा, डेथ। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एक प्रोसेस में इंटर करेगा जिसको बोलेंगे बुढ़ापा, सेंसरेंस बोलते हैं इसको। स्पेलिंग बोल दीजिएगा, स्पेलिंग घबरा जाते हैं हम। SENSENCE, सेंसरेंस। सेंसरेंस में एब्सिसिक एसिड काम करता है, आगे पढ़ाएंगे, बुढ़ापा। अब उसके बाद क्या होगा, फर्दर पर्सन की क्या हो जाती है, उसके बाद डेथ हो जाएगा। और फर्दर उसके बाद पर्सन या प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये पूरा दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये मैथमेटिक सेल से लेके डेथ तक का प्रोसेस को ही तो क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ का ही तो है। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिलकर क्या बना रहे हैं, डेवलपमेंट। फोटो लीजिए भाई, थक गया हूँ आज पूरा, सुबह से पढ़ा रहे 9:30 बजे से लगातार, बीच में 1 घंटा का बस रेस्ट हमको मिला था। क्या हो गया, भूख लग गया, उब गया। 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी 51 मिनट हुआ है, 51। कितना साफ लग रहा है। बोले भाई अपना टी शर्ट तो दे दे। तुम लोग तो कमेंट नहीं मारते तो क्या करें। लड़की बोलेगी तो बोल लेना, बोले तो अब तुम भी अपना कपड़ा निकाल के दो ड्रॉवर से। नेगेटिव सोच लेते हैं। हाँ तो लास्ट टॉपिक बचा है 5 मिनट। नहीं छोड़ सकते हैं, जब तक नहीं खत्म करेंगे कल। हाँ तो इतना ही पढ़ाना ही है। हाँ खाना खाएंगे नहीं, कुरकुरे खाकर जिंदा रहेंगे, तो इतना ही पढ़ाना है। प्लांट ग्रोथ तो उतना के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। प्लांट यहाँ अब क्या पढ़ा, प्लास्टिसिटी। अब सुनना ध्यान से, प्लास्टिसिटी क्या है। ओ प्लास्टिसिटी, सुनना ध्यान से। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी सुनना, डेफिनेशन बोलेंगे। प्लांट हैज एबिलिटी टू चेंज देयर शेप, मेनली लीफ, according due to the phases of life and due to the environmental condition। अपने लाइफ के दौरान में उसके पास कैपेबिलिटी है अपने शेप को चेंज करने की, उसके पास कैपेबिलिटी है एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना शेप को चेंज करने की। जैसे मैं एक परफेक्ट ऐसा एग्जांपल दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। बोलोगे सर क्या पढ़ाते हैं, हमें बोले क्या पढ़ाता हूं मैं, पता नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एग्जांपल से समझेंगे पहले। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लांट हैज एबिलिटी टू चेंज दियर शेप। किसका शेप की चर्चा हो रही है, चेंज दियर शेप, किसकी शेप की, लीफ का शेप की चर्चा हो रही है। लीफ का शेप चेंज की चर्चा हो रही है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चेंज देयर शेप मेनली लीफ की चर्चा हो रही है। ड्यू टू पहला है फेजेज ऑफ लाइफ, लाइफ में अलग अलग फेज आने के कारण फेजेज ऑफ लाइफ। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। क्या फोन आ गया, सत्यम सर है, अच्छा हेलो। हम 2 मिनट छोड़ भी नहीं करेंगे, 2 मिनट है, नहीं सुनना है मत सुनो, कान बंद कर लो, लेकिन सुनना पड़ेगा। लास्ट 2 मिनट कहानी है, 2 मिनट है, 2 मिनट में सीखने ज्यादा पढ़ाएंगे। फेजेज ऑफ लाइफ क्या बोला कि प्लास्टिसिटी क्या है कि एबिलिटी टू चेंज दियर शेप। प्लांट के पास एबिलिटी है अपना शेप को चेंज करने का। मेनली किसकी बातें हो रही है, लीफ की बातें हो रही है। क्लियर है, कैसे, फेजेज ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक फेज है कि यंग में कुछ और होगा, एडल्ट में मतलब मैच्योर में कुछ और फेज, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। और दूसरा इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। इसका एक इतना बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है कि आप कभी भूलिएगा नहीं। पहला फेजेज ऑफ लाइफ, मैं जब छोटा था, मतलब
12-13 साल का था, तो पूरा बाल भरा भरा था एकदम, यहाँ पूरा सर पूरा बाल। अब देखिए हेयर पैटर्न चेंज हो गया, इधर से जा रहा है, बूढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे बाल टकला हो जाएगा। ये फेज ऑफ लाइफ है ना, हेयर पैटर्न चेंज होना, पहला कहानी, ठीक है। अच्छा, दूसरा चेंज होना अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। आपके साथ है तो टीचर, घर में है तो दोस्त, कहीं और है तो क्लियर, सब जगह पे मेरा रोल क्या है, अलग अलग है ना, मॉडिफाई हो जाएगा। उसके तक प्लांट का है कि प्लांट में क्या है कि एबिलिटी है चेंज होने के लिए। पहला क्या, फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से, देखिएगा ध्यान से, बस खत्म हो गया। फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हेट्रोफिली, देखना ध्यान से, इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का हेट्रोफिली। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। फिली मतलब क्या होता है, लीफ। क्लोरोफिल, मेजोफिल, जहां फिल वर्ड है वो किससे रिलेटेड, टू द प्लांट यानी लीफ। इस पहला कंडीशन था फेजेस ऑफ लाइफ का एग्जांपल क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है, कॉटन दिया हुआ है, कोरिएंडर दिया गया है एंड लार्कस्पर दिया हुआ है। ये कुछ ऐसे प्लांट है, देखिए कॉटन है, कोरिएंडर धनिया, क्लियर है। स्ट्रक्चर देखिए, अगर एक कोरिएंडर का स्ट्रक्चर एग्जांपल दिखाएं तो कोरिएंडर देखिए अभी ऐसा ऐसा दिख रहा है, यंग में है तो, क्लियर है। और जब ये मैच्योर हो गया तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा कन्वर्ट हो गया, देख रहे ना, ये मैच्योर हो गया यानी एडल्ट हो गया, तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, देख रहे ना। पूरा फेज ऑफ लाइफ में प्लांट के इनिशियल फेज में कैसा स्ट्रक्चर था, और ये धनिया देखते हैं, धनिया का पत्ता चेंज होते जाता है जैसे जैसे बड़ा होगा, ध्यान से देखिए, गांव में वाले हम लोग हैं, क्लियर है। तो वो क्या है, प्लास्टिसिटी है, उसके पास एबिलिटी है अपना शेप को चेंज करने का। दूसरा कहानी इन्वायरमेंटल कंडीशन, बस खत्म हो गया, इसका एग्जाम्पल लिख देना, खत्म, इतना ही क्लियर। हम दूसरा क्लास लेंगे। एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन में एक कप है जिसका नाम है बटर कप। क्या है, बटर कप। बटर कप एक प्लांट का नाम है, कप में पानी पीते हैं ना, तो इसलिए एग्जांपल है, एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल दिया, एग्जांपल है बटर कप। बटर कप स्ट्रक्चर देखेंगे बटर कप का, जब वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे है तो उसका देखिए लीफ चौड़ा चौड़ा है, और जैसे पानी में गया तो उसका लीफ पतला पतला हो गया है। तो ये एक्वेटिक मीडियम टेरेस्ट्रियल लैंड पे है, देखिए टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, टेरेस्ट्रियल लैंड पे है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्लियर। और जैसे एक्वेटिक मीडियम में ये गया, बस इतना ही तो पढ़ाना था, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, क्लियर है। एक्वेटिक मीडियम, इसका एग्जांपल है बटर कप। देखिए इसको बोलते, इसी प्रोसेस बोलते हैं ये प्लास्टिसिटी। तो कुछ जरूरी को ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बस शेप चेंज हुआ ना, ये बोल रहे हैं। यहाँ इसमें से पंतर नहीं फैला, पूरा एक ही, इसमें देखिए कितने सारे लेमिनेट टाइप के स्ट्रक्चर बन गया, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, हेट्रोफिली है। ये हेट्रोफिली मतलब क्या, लीफ में चेंजेस, डिफरेंट डिफरेंट लीफ देखने को मिल रहे हैं इन फेजेस ऑफ लाइफ में, डिफरेंट डिफरेंट लीफ का शेप देखने को मिल रहा है इन विद ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो फेजेस ऑफ लाइफ में इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार लीफ का, ये प्लांट का कुछ ऑर्गन्स है, प्लांट के जो लीफ की मेनली शेप की चर्चा हो रही है, वो अलग अलग देखने को मिल रहा है एक ही प्लांट का। अभी हम, आप बोले प्लास्टिसिटी मतलब क्या, अभी मैं तुम्हारे सामने एक टीचर के रूप में हूँ, बाहर निकला तो भाई के रूप में हूँ, ठीक है। मैं अपने घर में हूँ तो अलग पैटर्न से, किसी से रिलेशन, पापा से बेटा का है, माँ से बेटा से है, भाई का, भाई से भाई का है, बहन से भाई का है, क्लियर है। ये ना है, रोड पे है तो नॉर्मल पर्सन की तरह से है। तो देखिए एक ही पर्सन चेंज हो जा रहा है एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, क्लियर है। कोई डाउट है, अभी आपके साथ है तो भाई क्लासरूम में है तो टीचर के रूप में, बाहर निकले तो दोस्त या तो भाई के रूप में है, तो हो गया ना। अभिजीत सर ही अलग अलग रूप में, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग है, बस ये तो कहानी है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिसिटी। फोटो ले लीजिए, क्लास ओवर, 50% चैप्टर खत्म हो गया है। अगले क्लास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ना है डिटेल में। थैंक यू।